नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ ख़ास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकों के लिए, ताकि उनको एनसीईआरटी समझाने में और पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आपके अध्याय नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न और जो आपके अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उनको। और मैं आपको रटवाने की बजाय समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको किसी प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ ले, कितने ही नंबर में पूछ ले, आप अपने विवेक के अनुसार उसका आंसर बिल्कुल सटीकता से दे दें। और वो जो क्लास 8 के जो विद्यार्थी उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि यदि आपको कंप्लीट क्लास 8 पढ़ना कोई भी विषय, तो हमने आपके लिए अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 8। आप यूट्यूब पर सर्च करना, एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 8, आपके सामने यूट्यूब चैनल आएगा। उस यूट्यूब चैनल पे आपको अलग से वीडियो नहीं मिलेगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब जाएँगे, तो आपको जितने सब्जेक्ट हम पढ़ाएँगे क्लास 8 के, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना। तो वहाँ पे आपको अपनी कक्षा के सभी सब्जेक्ट मिल जाएँगे, ताकि आपको वो प्लेटफ़ॉर्म इसलिए बनाया गया है, ताकि आपको अपने सब्जेक्ट जो पढ़ना है, उसकी प्लेलिस्ट ढूँढने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आशा करता हूँ ये जो जानकारी दी गई है, ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इस कालखंड में विदेशी आक्रमणों एवं नए राजवंशों के उदय ने भारत की राजनीतिक सीमाओं को किस प्रकार से नया आकार दिया? तो देखिए कि इस कालखंड कालखंड का मतलब है कि ये बात कर रहा है 11वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक। कौन सी शताब्दी तक? 11वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए। आपको पता है कि सबसे पहले आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने। वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम है, वो आपका उस समय शासन नहीं कर पाया था। लेकिन जब आपके मोहम्मद गौरी है, आपका मोहम्मद गजनवी, उनके आक्रमणों के बाद 1206 में जो आपके विदेशी है ना, विदेशियों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था भारत में। तो उस समय पूछा है कि जो भारत की जो राजनीतिक सीमाएं है ना, वो किस प्रकार से परिवर्तित हुई भी, मतलब कि आपको राज्यों की सीमा बतानी कहाँ से लेके कहाँ तक फैली हुई थी। तो इसमें हम दो तरह से बात करेंगे। एक तो विदेशी आक्रमण हुए ना, तो जब एक होता है आपका केंद्रीय शासन, कि जिसमें मेन राजा होता है, उसका शासन कहाँ तक फैला हुआ था, और आपको बताना कि उसके अतिरिक्त और कोई भी राज्य थे क्या जिन्होंने अपना शासन स्थापित किया, तो उनके बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच का समय हमें बताना है। और आपको बताना है कि आपको ये पता, जब हमने अध्याय पढ़ा था कि इस समय के दौरान दो आपके जो शासक थे वो सत्ता में रहे। एक तो सल्तनत काल के शासक और एक आपके मुगल शासक, ये थे आपके सत्ता में। तो इन्होंने अपनी सीमाओं का जो विस्तार है वो कहाँ से लेके कहाँ तक किया, तो पहले तो हम उनका जवाब दे देते हैं। तो देखिए कि 1206 में दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हो गई थी भी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत बोलना जाने लगा था, क्योंकि जो वहाँ के राजा बने थे वो खुद को क्या बोलते थे? सुल्तान बोलते थे। तो इसलिए बोला गया कि सल्तनत की स्थापना हुई। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद तुर्क अफगान राजवंशों के सैन्य अभियानों ने भारत की राजनीतिक जो सीमाओं को उत्तर से सुदूर दक्षिण तक फैला दिया भी। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना है कि जो भारत की, आप लिख सकते हैं कि केंद्रीय शासकों ने बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सल्तनत शासकों और मुगल शासकों ने अपनी सीमाओं को, भारत की सीमाओं को कहाँ तक पहुंचा दिया? उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक अपनी सीमाओं को पहुंचा दिया। ये आपका हो गया यहाँ तक आंसर। अब नए राजवंशों का उदय किस प्रकार से हुआ, ये भी आपको बताना है। हालांकि केंद्रीय सत्ता की अस्थिरता और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण केंद्रीय सत्ता की अस्थिरता, केंद्रीय सत्ता में कौन थे? आप कहेंगे सर केंद्रीय सत्ता में तो तुर्क और अफगान थे। क्या थे? तुर्क और अफगान थे, क्योंकि दिल्ली पे जो शासन कर रहे थे वो यही कर रहे थे। इनकी अस्थिरता, आपने पढ़ा था कि बार बार क्या थे कि जो आपके राजा थे वो बदल रहे थे, राजाओं को मार दिया जा रहा था, उनकी जगह नया राजा बन रहा था। इस अस्थिरता के कारण और जो उनके जो फैसले थे उनके कारण क्या हुआ कि साम्राज्य के कई हिस्सों में विद्रोह हुआ, जिससे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। आप उदाहरण दे सकते हैं कि कौन कौन से स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप विजयनगर साम्राज्य का दे दीजिए और एक आप मेवाड़ राज्य का दे दीजिए, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं मेवाड़ और विजयनगर साम्राज्य। इन नए राज्यों ने सल्तनत के एकाधिकार को चुनौती दी और
क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक मानचित्र को फिर से नया आकार दिया। क्षेत्रीय आधार पर फिर से क्या मानचित्र को नया आकार दिया भी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं राजनीतिक सीमाओं को फिर से नया आकार दिया। यहाँ से आप मानचित्र की बजाय क्या कर लीजिए, सीमाएं लिख दीजिए भी। यहाँ पे क्या कर लीजिए कि यहाँ पे आप मानचित्र की जगह सीमाएं लिख दीजिए कि सीमाओं को फिर से नया आकार दिया। किस प्रकार से, अब एक बार इसको प्रैक्टिकल समझ लीजिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके तुर्क और अफगान शासक थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो शासन था वो कहाँ से, उत्तर से लेके भाई कहाँ तक, सुदूर दक्षिण तक उन्होंने अपना शासन फैला दिया। इस प्रकार से आपको पहली लाइन यहाँ से समझ में आ रही है कि जो आपके मुगल और आपके तुर्क शासक थे उन्होंने अपनी सीमाओं को, भारत की सीमाओं को, अपनी मतलब वो भारत के राजा थे, आप समझ रहे होंगे, उन्होंने भारत की सीमाओं को उत्तर से लेके, ये अफगान वाला क्षेत्र भी आ जाएगा, यहाँ से लेके अपने राज्य की सीमाओं को, भारत की सीमाओं को सुदूर दक्षिण तक उन्होंने पहुंचा दिया। पहला पॉइंट। इसके अलावा उनके अब था, अगर हम भारत का सीमाएं देखें ना तो ये सीमाएं होगी उनके राज्य की, इसमें कोई भी बीच में गैप नहीं, मतलब यहाँ उत्तर दिशा से लेके यहाँ तक उनका राज्य है। लेकिन फिर क्या हुआ, उनकी जो अस्थिरता फैली, उनके शासन में जो उन्होंने फैसले लिए, उनके कारण कई जगह क्या हुआ कि जो नए राज्य उत्पन्न हुए, स्वतंत्र राज्य, उन्होंने कहा कि हम इनके अधीन नहीं रहेंगे, हम अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे। और भारत के इस जो ये राज्य की सीमा थे, इसी सीमा के अंदर कई स्वतंत्र राज्य उदित हुए, जैसे आपका एक मेवाड़ का राज्य हुआ, आपका यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य हुआ। दो इनके उदाहरण याद रखिए। अब देखिए आप, ये यहाँ तो इनका पहले पूरा था लेकिन बीच बीच में कहीं क्या हो गए, स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। आपको दो लाइनें याद रखनी है। एक तो क्या, जो आपके तुर्क और अफगान शासक थे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद तुर्क और अफगान शासकों ने भारत की सीमाओं का विस्तार उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक किया। हो गया याद। इसके कारण, उनकी नीतियों के कारण, या फिर उस समय जो उनके राज्य में अस्थिरता के कारण भारत में कई स्वतंत्र राज्यों का भी उदय हुआ। उदाहरण के तौर पर मेवाड़ राज्य और विजयनगर साम्राज्य। आपका इतने में काम चल जाएगा और ये क्या आपके लिए काफ़ी रहेगा आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी ये रहती कि सर स्क्रीनशॉट नहीं ले जाने देते, भी लेने देते। ठीक है, क्लियर बात आपकी, कोई डाउट? समाज ने विदेशी आक्रमणों का सामना किस प्रकार किया? ये पूछता है कि उस समय विदेशी आक्रमण हुए तो समाज ने क्या किया, जो लोग थे उन्होंने क्या किया भी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं कि समाज ने विदेशी आक्रमणों का सामना किस प्रकार किया। भारतीय समाज ने विदेशी आक्रमणों का सामना करने के लिए स्थानीय शासकों के नेतृत्व में निरंतर सैन्य प्रतिरोध किया। मतलब कि आप आसान भाषा में याद कर लीजिए कि भारतीय समाज ने विदेशी आक्रमणों का सामना करने के लिए क्या किया, स्थानीय शासक मतलब जो उनके अपने राजा थे वहां राज करने, उन राजाओं के साथ मिलके उनका मुकाबला किया। ठीक है, और ये संघर्ष काफी लंबे समय तक उन्होंने उनसे मुकाबला किया। ये बात आपको लिखनी है इसके आंसर में कि भारतीय समाज ने विदेशी आक्रमणों का सामना करने के लिए अपने स्थानीय शासकों के नेतृत्व में निरंतर सैन्य प्रतिरोध किया। सैन्य प्रतिरोध मतलब निरंतर उनसे लड़ाई किया भी। ठीक है, इन भारतीय शासकों ने एकजुट होकर और सैन्य कौशल का परिचय देते हुए आक्रमणकारी सेनाओं को कड़ी चुनौती दी और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दीर्घकालिक संघर्ष किया। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया भी। समय समय पे अलग अलग राजाओं ने क्या किया, उनका प्रतिरोध किया, और जो सामान्य भारत की जो जनता थी उन्होंने भी क्या किया, इनका प्रतिरोध किया। ठीक है, अब दूसरा था राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया। कि आपकी राजनीतिक अस्थिरता थी भी। राजनीतिक अस्थिरता मैंने आपको बता दी क्यों थी, क्योंकि बार बार राजा बदल रहे थे। कभी राजा कोई बन गया, कभी मोहम्मद बिन तुगलक को मार दिया, कभी अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया, कभी कोई राजा बन गया, कभी कोई राजा बन गया। इस प्रकार क्या थी, एक स्थिर शासक नहीं थे भी। बार बार आपका आ गया, पहले ऐबक वंश आ गया, फिर आपका गुलाम वंश आ गया, सैयद वंश आ गया, खिलजी वंश आ गया। इस प्रकार से वंश बदल रहे थे, राजा बदल रहे थे। इसी को बोलते राजनीतिक अस्थिरता। कहीं पे विद्रोह हुआ था तो इस दौरान जो भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारत का जो व्यापारिक ढांचा था ना, तो उसमें किस प्रकार का सामंजस्य हुआ, उसमें किस प्रकार का काम हुआ, ये बताना आपको भाई। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने खेती के विस्तार और नए टैक्सों के माध्यम से तालमेल बिठाया भी। ठीक है,
इस काल में क्या हुआ, खेती का भी विस्तार हुआ थोड़ा-सा, ठीक है? जैसे आपने मोहम्मद बिन तुगलक ने नहरों का निर्माण किया था, उन्होंने नए टैक्सों के माध्यम से तालमेल बिठाया। साथ ही भी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक रास्तों पर नियंत्रण और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा भी, ठीक है? मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो इतनी ज़्यादा क्या हुई कि कमज़ोर नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। क्या किया, विदेशों के साथ व्यापार शुरू किया, जो आपके व्यापारिक रास्ते उन पे नियंत्रण बनाए रखा, और समुद्रों के रास्ते उन्होंने व्यापार किया, कृषि क्षेत्र में सुधार किया। ये आपका थोड़ा-सा इसमें पॉजिटिव बात आपको लिखनी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस कालखंड ने लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला भी? ये कालखंड कौन-सा था? आपको पता है 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक जब भारत पे विदेशी आक्रमण हो रहे थे, और विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके भारत में क्या कर ली, सत्ता स्थापित कर ली। वो भारत में राज करने लगे, और जो भारत के लोग थे उनके जीवन पर क्या प्रभाव डाला, ये आपको बात बताना। अब आप मुझे बताइए कि आपके गाँव में कोई दूसरा राजा आक्रमण करे, आप पे राज करने लगे, तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे सर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो बस तो आपको यही यहाँ से आंसर मिल जाता है अभी, ठीक है? इस कालखंड विदेशी आक्रमण और प्रशासनिक बदलाव के कारण आम जनता को भारी विस्थापन और जनहानि का सामना करना पड़ा, ठीक है? आप सीधा लिख सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान को सहना पड़ा अभी, ठीक है? जहां एक और नए करों और धार्मिक स्थलों के विनाश ने लोगों पर दबाव डाला, तो जहां पर क्या किया कि जो शासक थे उन्होंने नए कर लगा दिए, उनके धार्मिक जो आपके स्थल थे वो नष्ट कर दिए, तो उनका उन पे अतिरिक्त बोझ पड़ा भी, ठीक है? करो जो आपके विदेशी शासक थे उन्होंने क्या कर लिया कि उस पे अत्यधिक उन पे कर लगा दिए, टैक्स लगा दिए, ठीक है? वहीं दूसरी ओर सूफी भक्ति परंपरा और नई वास्तुकला के मेल से समाज में एक नई साझा संस्कृति का विकास हुआ। पहले आप क्वेश्चन को दोबारा समझिए कि इस कालखंड में लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला था। अब देखिए, हम एक पक्ष को नहीं दिखा सकते, हमने धार्मिक भी दिखाना है लोगों का पक्ष, जो आर्थिक है वो भी दिखाना है कि आर्थिक किस प्रकार से नुकसान हुआ, ठीक है? और जो आपका जो उनकी संस्कृति थी ना, वो किस प्रकार से प्रभावित हुई। हमें तीनों के इनके मिला जुला आंसर देना है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आपको आंसर ऑटोमेटिक आप लिख देंगे बड़े अच्छे तरीके से। आपको समझ में आ गया कि इस कालखंड में लोगों के जीवन का मतलब क्या है, कि उनके धर्म पर, उनके आर्थिक पे, उनके राजनीतिक जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस कालखंड में विदेशी आक्रमणों और प्रशासनिक बदलाव के कारण आम जनता को भारी विस्थापन, मतलब कि उनको विस्थापन मतलब अपना घर बार छोड़ना पड़ा, और जनहानि का सामना करना पड़ा भी। एक पॉइंट हो गया आपका, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अगर समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे, समझ में ना आए, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको और आसान तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा, और इसी प्लेलिस्ट में उसको इस पार्ट के बाद ऐड कर दूंगा कि आपको इस वीडियो में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, अगले वीडियो में सिर्फ स्पेशल उसी क्वेश्चन का एक वीडियो बना के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, और प्लेलिस्ट में से ही आपको पढ़ना है अभी। हाँ भाई, ये पॉइंट समझ में आया। इस कालखंड में विदेशी आक्रमण और प्रशासनिक बदलाव के कारण, प्रशासनिक बदलाव मतलब जो नियम कानून थे उनमें बदलाव के कारण क्या हुआ कि आम जनता को भारी विस्थापन और जनहानि का सामना करना पड़ा भी। प्रशासनिक बदलाव में जैसे आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने राजधानी बदल दी, ठीक है? प्रशासनिक जो स्थान थे उनको बदला गया, नियम कानून बदले गए, तो उसके कारण आम जनता को भारी विस्थापन और जनहानि का सामना करना पड़ा। और क्या हुआ, जहां एक और नए करों और धार्मिक स्थलों के विनाश ने लोगों पर दबाव डाला भी, ठीक है? ठीक है, एक क्या हुआ, नए कर लगा दिए, और क्या हुआ कि नए आपके धार्मिक स्थलों का उन्होंने विनाश किया, तो लोगों पर इस चीज़ों ने दबाव डाला, उनकी धार्मिक रीति रिवाजों को बदलना चाहा, ठीक है? और वही दूसरी ओर सूफी भक्ति परंपरा और नई वास्तुकला के मेल से समाज में एक साझा संस्कृति का विकास हुआ, कि आपकी एक नई परंपरा शुरू हुई, सूफी भक्ति परंपरा, जिसने पाखंडवाद को गलत ठहराया था, उससे क्या हुआ, एक साझी संस्कृति का इस समय विकास हुआ था। आपको 2-3 आपको नेगेटिव पॉइंट बताए हैं, और आपको सिर्फ ये एक पॉजिटिव पॉइंट याद रखना है। मेन बात है कि यदि आप मान लो कि ये क्वेश्चन आपको याद नहीं हुआ, आप भूल ही गए, तो विदेशी आक्रमण हुए हैं, उनसे क्या हुआ, जनता को बहुत ज़्यादा जन और धन की हानि हुई, लोगों पे बहुत सारे टैक्स लगाए गए, उनकी धार्मिक जो विश्वास थे उनको नुकसान पहुंचा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, ठीक है? अपनी भाषा में आप लिखेंगे, और आपको सिर्फ एक बात याद रख लेना कि वो
लेकिन इसी काल के दौरान सूफी भक्ति परंपरा और नई वास्तुकला के मेल से समाज में एक साझा संस्कृति का विकास हुआ। मतलब एक तो हमारी संस्कृति थी और एक जो विदेश से आए जो आक्रमणकारी थे उनकी संस्कृति थी, दोनों के मेल से एक नई संस्कृति का विकास हुआ था। चीजें क्लियर आपको, कोई डाउट नहीं? दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की राजनीतिक रणनीतियों की तुलना कीजिए, इनमें क्या समानताएं और भिन्नताएं थी। आपको कहा कि इस काल के दौरान दोनों ही राज किया है। एक तो दिल्ली सल्तनत ने कि आपका 1206 से लेके आपका 1526 तक। कब तक दिल्ली सल्तनत के काल में कब तक राज किया कि आपका वो हुआ 1206 से लेके 1526 तक। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर जीत गया था, यहाँ से मुगल की स्थापना हुई और लगभग ये मान लीजिए 1700 तक ही मान लीजिए, बाद में अंग्रेज वगैरह आ गए थे, यहाँ तक उन्होंने राज किया 1707 तक, औरंगजेब की मृत्यु तक। मेनली यही मुगल काल था। इस दौरान इन दोनों के शासन करने में क्या समानताएं थी और क्या उसमें असमानताएं थी। तो सबसे पहले देखिए भी, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य दोनों ने ही अपनी राजनीतिक रणनीतियों के तहत सैन्य विजय और प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से भारत की सीमाओं का विस्तार किया। पहला पॉइंट बनता है, समानताएं पढ़ रहे हैं ना हम, तो समानताओं में देखिए कि दोनों ने ही भी, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य दोनों ने ही राजनीतिक रणनीतियों के तहत सैन्य विजय, ठीक है, या फिर आप सीधा सा याद रखिए कि दोनों ने ही क्या किया कि सैन्य अभियानों के द्वारा और अन्य राजनीतिक रणनीतियों से क्या किया, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कि दोनों दोनों ये थे शासक थे, दोनों इस काल के शासकों ने क्या किया कि अपनी राजनीतिक सीमाओं का विस्तार किया, अपने राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया, चाहे वो आपका अन्य रणनीतियां हो चाहे युद्ध के माध्यम से हो। एक पॉइंट आपका क्लियर। इनमें समानता यह भी थी कि एक और समानता कि दोनों ने विशाल क्षेत्रों को एक केंद्रीय शासन के अधीन लाने का प्रयास किया। कि इन्होंने अपने शासन को बांटा नहीं, अपने विशाल शासन को एक केंद्रीय सत्ता के अधीन लाने का प्रयास किया। मतलब कि सत्ता का जो ये कर रहे थे, शासन कर रहे थे, वो केंद्रीकृत शासन था दोनों का। मतलब कि जो मेन शक्ति थी वो उन्होंने एक राजा के हाथ में ही रखी। जैसे फिलहाल देखिए, आपका जो आज का भारत है उसमें जो कुछ शक्तियां आपका नरेंद्र मोदी के हाथ में है, ठीक है, फिर आपका राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ शक्तियां, यहाँ तक कि आपके प्रशासन के तौर पर सरपंच के हाथ में भी आपकी कुछ शक्तियां। ये आपका सत्ता का क्या है, विकेंद्रीकरण है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े शासन का क्या किया, केंद्रीकृत की जो मेन शक्तियां थी वो राजा के हाथ में ही रखी। यहाँ से ये चीज क्लियर हुई आपकी, ऐसा मानता था कि दोनों ने विशाल क्षेत्रों को एक केंद्रीय शासन के अधीन लाने का प्रयास किया। लेकिन भिन्नता भी अब है, अंतर क्या था भी, भिन्नता यह थी कि मुगलों ने अधिक संगठित और सहिष्णु प्रशासनिक ढांचे का उपयोग किया। मुगलों ने क्या किया, अधिक संगठित, जो मुगलों का जो था आपका जो प्रशासन था वो क्या था, ज्यादा संगठित था। और उन्होंने सहिष्णु प्रशासनिक ढांचे का उपयोग किया। सहिष्णु मतलब सभी धर्मों को उसमें स्थान दिया, मतलब उन्होंने इतना ज्यादा कट्टरता का उपयोग नहीं किया। ठीक है, या आप दिखा ये लिख सकते हैं कि इसकी जगह कि मुगलों ने कम कट्टरता का उपयोग किया, इतनी ज्यादा कट्टरता के साथ क्या किया, शासन नहीं किया। एक दो शासक थे आपके औरंगजेब जैसे जिन्होंने कट्टरता दिखाई, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मुगलों ने इतनी ज्यादा कट्टरता नहीं दिखाई। और क्या अंतर था इनमें, संतलत काल में जहां सत्ता बार बार वंशों से के बदलने से अस्थिर रही हुई, मुगलों ने दीर्घकालिक रणनीतियों से एक अधिक सुदृढ़ और साम्राज्य की स्थापना की। और एक अंतर यह था कि जो आपका संतलत काल था उसमें जो सत्ता क्या थी, अस्थिर थी। अस्थिर मतलब कि जो राजा थे वो बार बार बदल रहे थे। लेकिन मुगलों के काल में क्या आई, शासन में स्थिरता आई कि लंबे लंबे समय तक राजाओं ने राज किया। जैसे हम अकबर की बात करेंगे तो वो 1556 से लेके लगभग लगभग 1606 तक वो राजा रहा। ये मान लीजिए कि लगभग 50 सालों तक उन्होंने शासन किया। फिर आपका औरंगजेब ने इसी प्रकार एक लंबे समय तक शासन किया। तो आपको दो अंतर और दो समानताएं याद रखनी है। आपके समानताएं क्या होगी कि दोनों ने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने का प्रयास किया और दोनों ने एक विशाल क्षेत्र को एकीकृत करने का प्रयास किया। दो हो गई समानता। अंतर क्या थे, जो आपके अंतर थे, जो आपके उन्होंने क्या किया कि जो आपका संतलत काल के राजा थे उन्होंने क्या किया कि धार्मिक कट्टरता को ज्यादा महत्व दिया। और जबकि जो आपका ये मुगल थे इन्होंने थोड़ी सी सहिष्णुता की नीति अपनाई भी। और दूसरा क्या था, आपको बता दिया कि इनके शासनकाल में जो सत्ता थी वो ज्यादा अस्थिर रही, जबकि मुगलों के काल में उन्होंने स्थिर शासन किया भी। चीजें क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं?
विजयनगर साम्राज्य और अहोम साम्राज्य जैसे अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक समय तक पराजित होने से कैसे बचे भी? तो इसने कहा कि एक तो विजयनगर साम्राज्य और एक अहोम साम्राज्य। दूसरे राज्य थे वो जल्दी से हार गए, जबकि ये काफ़ी समय तक संघर्ष करते रहे और हारे नहीं। उनकी सफलता में किन भौगोलिक, सैन्य और सामाजिक कारकों का योगदान था? कि कौन-सी ऐसी भौगोलिक विशेषताएँ थी, क्या उनके स्थान में कोई विशेषता थी, या उनके सैनिकों के बारे में बताइए, और सामाजिक कारकों का योगदान बताइए कि किस कारण वे लंबे समय तक आज़ाद रहे जबकि बाकी क्षेत्र थे वो जल्दी से हार गए भी। ठीक है? तो हम देखते हैं, सबसे पहले विजयनगर और अहोम साम्राज्य के लंबे समय तक स्वतंत्र होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। भौगोलिक कारक भी। भौगोलिक कारक क्या है? विजयनगर को तुंगभद्रा नदी और उबड़-खाबड़ चट्टानी इलाकों ने सुरक्षा प्रदान की, जबकि अहोम साम्राज्य को ब्रह्मपुत्र घाटी के जंगलों, पहाड़ियों और दलदली भूगोल ने विदेशी आक्रमणों से बचाए रखा। क्योंकि ये वहाँ पे रहते थे अपने क्षेत्र के अनुसार, उनको अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी थी, पहाड़ी इलाके थे, जो भी आपकी घाटियाँ थी, इनके कारण ये सुरक्षित रहे। और जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो आपकी समतल भूमि पे लड़ने की आदत है, उन्होंने इस प्रकार की भूमि में लड़ने की आदत नहीं थी, वो लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई इनको हराने में भी। तो एक उनका भौगोलिक कारण आपको समझ में आ गया, क्योंकि विजयनगर कहाँ था, इस प्रकार यहाँ पर तुंगभद्रा नदी और उबड़-खाबड़ चट्टानी इलाकों ने सुरक्षा प्रदान की, और जबकि अहोम साम्राज्य को किसने की? ब्रह्मपुत्र घाटी के जंगलों, पहाड़ी और दलदली भूगोल ने विदेशी आक्रमणों से बचाए रखा। ये बात आपको आ गई समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं सैन्य कारक की भी। विजयनगर ने अपनी घुड़सवार सेना और किलाबंदी को मजबूत किया, वहीं अहोमों ने कौन सी नीति अपनाई? छापामार युद्ध नीति और अपनी शक्तिशाली नौसेना का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। इस प्रकार से वो लगातार क्या रहे, एक लंबे समय तक वो संघर्ष करते रहे और विदेशी आक्रमणकारियों से वो हारे नहीं। उसके बाद तीसरा सामाजिक कारक। इन राज्यों ने स्थानीय नायकों और समुदाय को शासन में शामिल कर एकजुट सामाजिक ढांचा तैयार किया। सबसे मेन बात यही है भी, इन्होंने क्या किया कि एकता रखी हुई सभी ने। इसमें आम जनता थी आपकी, चाहे आपके और स्थानीय छोटे मोटे शासक थे, इनको सबको क्या किया कि उसके शासन में हिस्सा दिया भी। इसके कारण क्या हुई, सभी एकजुट होकर लड़े। तो ये इनका क्या था? सामाजिक कारक था। इन राज्यों ने स्थानीय नायकों और समुदाय को शासन में शामिल कर एकजुट सामाजिक ढांचा तैयार किया, जिससे बाहरी शक्तियों के विरुद्ध उन्होंने आंतरिक समर्थन प्राप्त हुआ। देखिए, मैं मान लीजिए मैं राजा हूँ, यदि मैं जनता के को विश्वास में नहीं लूंगा, तो जब मुझ पे कोई आक्रमण करेगा तो क्या जनता मेरा साथ देगी? या हो सकता है कि जनता में से कुछ लोग हों, वो क्या हों, आक्रमणकारियों के साथ ही हो जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपना जो शासन था उसमें किसको शामिल किया? स्थानीय नायक थे, छोटे मोटे जो आपके छोटे छोटे शासक थे उनको शामिल किया। समुदाय को शासन में शामिल कर एकजुट सामाजिक ढांचा तैयार किया, जिससे बाहरी शक्तियों के विरुद्ध उन्हें आंतरिक समर्थन प्राप्त हुआ। जनता ने क्या किया? उनको आंतरिक समर्थन किया। जैसे अब ईरान और अमेरिका का युद्ध है, ईरान की जो सरकार थी ना, वो बहुत समय पहले युद्ध हार जाती है यदि उनका जनता ही उनका साथ नहीं देती। लेकिन अमेरिका को भी ऐसा लग रहा था कि जनता है वो ईरान की जो सरकार है उसका साथ नहीं देगी। लेकिन उन्हें क्या किया कि जनता ने ईरान का पूरी तरह से सपोर्ट किया। इस कारण क्या हुआ कि ईरान लंबे समय तक संघर्ष कर रहा है और एक मजबूत स्थिति में है। सेम वही कारण, ये कारण है अभी। आपको आ रही बात समझ में? अब हम बात करते, कल्पना कीजिए कि आप अकबर या कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान हैं। अपने किसी मित्र को पत्र लिखकर वहाँ की राजनीति, व्यापार, संस्कृति और समाज का वर्णन कीजिए। हम आपको पहुँचा देते हैं समय यंत्र के द्वार कृष्णदेव राय के दरबार में। आपको एक पत्र लिख के या फिर टेलीफोन पे बता दीजिए, टेलीफोन, अब पत्र की बात हो रही है, हम टेलीफोन की बात करें। आपको बताना है कि वहाँ कैसा दृश्य नज़ारा कैसा है अभी। ठीक है, आपने किताब में पढ़ा कृष्णदेव राय का दरबार कैसा था, तो चलिए भी हमारा एक मित्र वहाँ पे पहुँच गया है, उसने हमें खत लिखा है। आपको खत में यही याद रखना है कि उसने खत में क्या-क्या बात लिखी है अभी। सप्रेम भेंट भी आपका मित्र ने लिखा है। मैं यहाँ महाराज, क्योंकि अकबर के दरबार में क्या करेंगे जाके, हम हमारे जो हिंदुस्तान का महान राजा है कृष्णदेव राय, उसके दरबार में जाके देखते हैं भी, क्योंकि उसकी, मैं ये अकबर को ये नहीं कर रहा कि अकबर के दरबार में कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि कृष्णदेव राय के दरबार की बहुत से विदेशी यात्रियों ने प्रशंसा की है कि कैसा अनोखा दरबार है, कैसा आपका समृद्ध दरबार है, जहाँ विश्व की सारी चीज़ें मिलती हैं, ऐसा उसका बाजार था। तो उस राजा के दरबार में हम जाते हैं और देखते हैं क्या है अभी। तो हमारा मित्र वो में लिख रहा है, मैं यहाँ महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान के रूप में अत्यंत सुखी हूँ। उसने कहा मैं बहुत ज़्यादा सुखी हूँ। विजयनगर की राजनीति अत्यंत सुदृढ़ है।
महाराज स्वयं एक कुशल योद्धा है और न्यायप्रिय शासक है। सबसे पहले वो बताता है महाराज के बारे में कि महाराज क्या है, एक बहुत अच्छे योद्धा हैं, बहुत महान योद्धा हैं और वो न्यायप्रिय हैं भी। जिससे प्रजा सुरक्षित महसूस करती है। जब आपका राजा ताकतवर होता है ना, तो आप सुख से सोते हैं, हमें कोई डर नहीं है, राजा सब संभाल लेगा। तो क्या है कि जनता क्या है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। यहाँ का व्यापार भी बहुत बढ़िया, विदेशी घोड़ों और मसालों का लेन-देन अरब और पुर्तगाली व्यापारियों के साथ जोरों पर रहता है और वो हमें बता रहा है कि यहाँ में व्यापार बहुत बढ़िया है और यहाँ पे जो व्यापार होता है वो अरबी घोड़ों का और जो मसालों का व्यापार है वो किनके साथ होता है, वो अरब और पुर्तगाली व्यापारियों के साथ जोरों पर रहता है। अब ये थोड़ी सी बात बताता है कि हमारी संस्कृति और कला साहित्य से सरोबार है। इसने कहा कि हमारी जो कला और जो साहित्य है वो भी बहुत ज़्यादा समृद्ध है। ठीक है। दरबार में अष्टदिग्गज जैसे कवियों का जमावड़ा रहता है। इसने कहा कि 8 दिग्गज थे इसमें, ठीक है, इसके दरबार में। तो उसने कहा कि कवियों का भी बहुत अच्छे-अच्छे कवि रहते हैं यहाँ दरबार में। और हम अक्सर भव्य मंदिरों के निर्माण और संगीत के उत्सवों में लीन रहते हैं कि इस समय के दौरान क्या हो रहा है कि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहे हैं। यहाँ का समाज धार्मिक रूप से सहिष्णु और खुशहाल है। सहिष्णु का मतलब समझ गए आप कि सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जहाँ हम्पी के बाजारों में हर समय चहल पहल बनी रहती है। तो उसने कहा कि हम्पी के बाजारों में हर समय चकाचौंध रहती है, हलचल रहती है, ठीक है, चहल पहल रहती है। अवसर मिले तो तुम भी इस वैभव को देखने अवश्य आना। तुम्हारा मित्र एक दरबारी विद्वान। आपको आगे बात समझ में, लिख दोगे ये तो बातें कि आपको पहुंचा दिया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, आपको क्या नजर आ रहा। तो ये बात एक बार दोबारा सुन लेंगे तो आपको याद रह जाएगी और आपको क्या क्या चीजें वहीं भी। अब कह रहा है कि अकबर जो अपनी युवावस्था में एक क्रूर विजेता था, कुछ वर्षों बाद कैसे सहिष्णु और दयालु हो गया। ऐसे परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है। उसने कहा कि जो अकबर था, अच्छा पहले वाले का स्क्रीनशॉट मैंने आपको नहीं लेने दिया, तो ये देख लीजिए भी, ले लीजिए एक बार, ये ऊपर से जो सेपरेम बेट है यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आएगा तो 5 नंबर में आएगा, आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, मत कहना कि सर आंसर छोटा करवा दो भाई। इसने कहा कि अकबर ने जब स्टार्टिंग में लड़ा, आपने पाठ पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में उसने क्या कहा था कि जब उसने वो कौन सा शहर था, शहर का नाम दिया उसने, जब दवस कर दिया उसने, अपने उसको खत भिजवाया था कि मैंने काफिरों का वध कर दिया, खून की प्यासी तलवारें आज वो शांत हो गई, ठीक है, हजारों लोगों का उन्होंने कत्ल कर दिया। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा क्या था, क्रूर था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वो दयालु हो गया। अभी उसने इतना ज्यादा अत्याचार की नीति छोड़ दी हुई, ठीक है। पहले वो क्या कहता था कि जो इस्लाम कबूल करे तो ठीक है, नहीं तो उसको मार दो, ऐसी नीति। लेकिन बाद में वो दयालु कैसे बन गया अभी। अकबर के परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण धार्मिक जिज्ञासा और विद्वानों के साथ चर्चा थी भी, ठीक है। उसने एक इमारत का निर्माण करवाया था जिसका नाम था इबादत खाना। वहां बैठ के वो क्या था कि धार्मिक जो विद्वान थे उसके साथ वो थोड़ी बहुत चर्चा करने लगा था अभी, ठीक है। उसने यह अनुभव किया कि एक विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए बल की जगह सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सुलह कुल की नीति अपनाना अनिवार्य है। मेन बात यही है अभी कि उसे यह अनुभव हुआ कि जब उन्होंने विद्वानों के साथ, धार्मिक विद्वानों के साथ क्या की चर्चा की, तो उसे पता चला कि यदि एक उसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलाना है ना, तो वो बल से नहीं चलेगा, अत्याचार के माध्यम से नहीं चलेगा। अगर एक बड़ा साम्राज्य चलाना है तो उसे क्या है कि दयालुता दिखानी पड़ेगी, सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। तो ये देखिए आप, उसने यह अनुभव किया कि एक विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए बल की जगह सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सुलह कुल की नीति अपनानी अनिवार्य है। इसी कारण उसने अपनी कट्टरता त्याग कर एक सहिष्णु और उदार शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसने कुछ इतिहास के बारे में पढ़ा होगा और राजाओं के बारे में जाना होगा, ठीक है। तो उसे ये एहसास हुआ कि उसे अगर एक विशाल साम्राज्य चलाना है तो उसे सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा और एक विशाल साम्राज्य सिर्फ बल के दम पर नहीं चल सकता। बल मतलब शक्ति के बल पर नहीं चल सकता, कट्टरता से अत्याचार के बल पर नहीं चल सकता। इसलिए वो क्या हो गया, थोड़ा सा दयालु आ गया। अब आपको किसी प्रकार से पूछ ले, आप बता देंगे कि अकबर ने परिवर्तन क्यों हुआ। क्योंकि अकबर को एहसास हो गया था कि सिर्फ कट्टरता के आधार पे या फिर अत्याचार के आधार पर बड़े साम्राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। बड़े साम्राज्य के निर्माण के लिए उसे सभी धर्मों के लोगों का क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए उसने परिवर्तन हुआ। अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
यदि विजयनगर साम्राज्य तालिकोटा का युद्ध जीत जाता तो क्या होता? कल्पना कीजिए। दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए भी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि तालिकोटा का युद्ध जब हुआ तो विजयनगर के जो शासक थे वो हार गए और विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया। लेकिन ये कह रहा कि यदि वो हारते नहीं तो क्या होता? विजयनगर साम्राज्य आगे किस प्रकार से बढ़ता, तो किस प्रकार से उसके राजनीतिक प्रभाव होते और किस प्रकार से सांस्कृतिक इतिहास होता भी। यदि विजयनगर तालिकोटा का युद्ध जीत जाता तो दक्षिण भारत में उसका एक छत्र शासन बना रहता वे। मैं ये कहता है कि यदि विजयनगर साम्राज्य मतलब विजयनगर के जो शासक थे ना आपके कृष्णदेव राय के जो वंशज थे उनका जो दामाद था राम राय, वो अगर जीत जाता युद्ध में तो क्या होता वे। तो यहाँ पे दक्षिण भारत में उनका एक छत्र राज होता है। उसने कहा कि पूरा जो दक्षिण भारत है ना, ये भारत का मैप है, दक्षिण भारत का सिर्फ मैप बनाया मैंने कि यहाँ पे उनका सिर्फ दक्षिण भारत में सिर्फ विजयनगर साम्राज्य का ही एक छत्र राज होता है। ठीक है। और हम्पी जैसे महान सांस्कृतिक व व्यापारिक केंद्रों का विनाश रुक जाता। और जो हम्पी था पहले हम्पी क्या था? विजयनगर साम्राज्य में एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था और यहाँ पे क्या था? व्यापारिक केंद्र था। तो क्या था कि हम्पी जैसे महान विशाल सांस्कृतिक व व्यापारिक केंद्रों का विनाश नहीं होता और ये आज भी बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र होते। क्लियर है बात? इससे न केवल द्रविड़ कला और वास्तुकला को निरंतर संरक्षण मिलता कि जो विजयनगर साम्राज्य का जब विनाश हुआ तो द्रविड़ कला होती है, दक्षिण भारत की कला को द्रविड़ कला बोलते हैं। ठीक है। कला और वास्तुकला, वास्तुकला मतलब जो इमारतें को निरंतर संरक्षण मिलता और बल्कि दक्षिण में मुगलों और यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश भी अत्यंत कठिन हो जाता और हो सकता था कि स्टार्टिंग में जो मुगल एंटर हुए थे भारत में, सॉरी जो अंग्रेज थे यूरोपीय शक्ति, वो आपके दक्षिण भारत से एंटर हुए थे। उन्होंने आपके जो समुद्री तट है ना वहीं पे अपने किले वगैरह बनवाए थे। तो अगर वे शासक कमजोर होते तो शायद अंग्रेज भी वहां पर न आए होते और आज दक्षिण भारत की जो कला है वो संस्कृति विश्व में सबसे महान होती। तो ये आपको इसके परिणाम लिखने हैं यदि वो युद्ध न हारते तो। ये कहता है कि प्रारंभिक सिख पंथ द्वारा प्रचालित अनेक मूल्य जैसे समानता, सेवा और न्याय आज भी प्रासंगिक है। इनमें से किसी एक मूल्य का चयन कीजिए, चर्चा कीजिए कि यह समकालीन समाज में कैसे प्रासंगिक है भी। इसने कहा कि जो सिख पंथ आया ना, ठीक है, तो उसमें क्या थी स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि सभी में समानता होनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए सभी को। तो उन्होंने इस प्रकार के आदर्शों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये आदर्श आज भी मान्य है भी, ये चीजें आज भी होनी चाहिए। इनमें से किसी एक चीज को बता दीजिए कि जो, चाहे समानता को बता दीजिए, चाहे सेवा को बता, चाहे न्याय को बता दीजिए कि समकालीन समाज में, आज के जो समाज में है, कैसे न्यायपूर्ण है, प्रासंगिक है। सिख पंथ का सबसे मुख्य मूल्य समानता। क्या है? समानता। यह आज के समाज में जाति और वर्ग के भेदों को मिटाने के लिए बहुत जरूरी। हमने समानता को उठा लिया, मतलब समानता के माध्यम से हमने, समानता थी आपकी, न्याय था, उनमें कहा किसी एक के बारे में बता दीजिए जो आज भी जरूरी है। तो हमने किसको बताया? समानता को बताया है कि आप इसको न्याय को भी बता सकते हैं, आप सेवा को भी बता सकते हैं, लेकिन हमने समानता सबसे ज्यादा उपयुक्त लगा, इसलिए हम समानता के बारे में बताते हैं भी। सिख पंथ का सबसे मुख्य मूल्य, मूल्य मतलब आदर्श है भी, उसकी मूल्य शिक्षा, मुख्य शिक्षा क्या? समानता। यह आज के समाज में भी जाति और वर्ग के भेदों को मिटाने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, मतलब बहुत जरूरी है। लंगर व्यवस्था भी जैसी परंपरा इसका जीवंत उदाहरण है, जो सिखाती है कि जो बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान व समान संसाधन मिलने चाहिए। ठीक है। तो इसको मिटाने के लिए क्या आती है? एक आपकी लंगर व्यवस्था है भी, ये भी समानता दर्शाती है कि सभी को बराबर समझा जाता है, सभी एक जगह बैठ के खाना खाते, कोई भेदभाव, अमीर गरीब जाति पाति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। तो उनके जो मूल्य थे, जिन्होंने समानता बताया था, सेवा बताया था, वो आज भी प्रासंगिक है, वो आज भी जरूरी है हमारे लिए भी। ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बंदरगाह नगर, फिर आपको कल्पना करनी है, सोचना है भी। चाहे आप सूरत, कालीकट, हुगली एक व्यापारी हैं, वहां वस्तुओं व्यापार करने वाले लोगों, जहाजों की आवाजाही आदि के संबंध में आप जो दृश्य देखते हैं उनका वर्णन कीजिए। आप पहुंच गए किसी बंदरगाह पे, ठीक है, चाहे आप सूरत बंदरगाह पे पहुंच जाइए, चाहे कालीकट पे, चाहे उगली पे, और आप एक व्यापारी हैं, आपको बताना कि किस प्रकार से व्यापार हो रहा है, वो उस बात का वर्णन आपको करना है। तो चलिए भी, सूरत के बंदरगाह पर हम पहुंच गए, सूरत के बंदरगाह पे, और आप बता रही हैं, आप
बता रहे हैं वहाँ पे क्या सूरत के बंदरगाह पे मलमल, नील और मसालों के व्यापार की भारी चहल-पहल है अभी। जहाँ अरब, तुर्क और यूरोपीय व्यापारी अपने विशाल जहाज़ों से कीमती धातुओं और घोड़ों का विनिमय कर रहे हैं अभी। आपने देखा वहाँ पे कि किस-किस चीज़ का व्यापार हो रहा है और किस-किस प्रकार के व्यापारी। आपने बताया कि सूरत के बंदरगाह पर मलमल, नील और मसालों के व्यापार की भारी चहल-पहल है, जहाँ पर अरब, तुर्क और यूरोपीय व्यापारी अपने विशाल जहाज़ों से कीमती धातुओं और घोड़ों का विनिमय विनिमय मतलब आदान-प्रदान की धातुएँ दे रहे हैं, वो घोड़े खरीद रहे हैं, घोड़े बेच रहे हैं, तो घोड़ों का उनका धातुओं का लेन-देन हो रहा है। चारों ओर हुंडियों के लेन-देन और विभिन्न भाषाओं के शोर के बीच यह नगर एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र जैसा दिखाई दे रहा है। वहाँ पे चारों ओर हुंडियों के लेन-देन हुंडी आपको बताया था कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यापारी क्या करता है कि मुद्रा का स्थानांतरण नहीं करता, वो पैसे वो अपने साथ लेकर नहीं चलता अभी, ठीक है? उनके बीच में एक सिस्टम था कि वो सिर्फ़ लिख लेते थे कि इतने रुपए का सामान आ गया, इतने रुपए का सामान चला गया। एक नोट टाइप होता था, चेक टाइप। जैसे चेक होता है ना, आप रुपए लेके नहीं चलते, तो इस प्रकार की व्यवस्था थी हुंडी भी। या फिर इसमें सीधा लिख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ व्यापारी घूम रहे थे और व्यापारी अलग-अलग देशों से आए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये आपका क्या है, एक वैश्विक मतलब पूरी दुनिया का व्यापारिक केंद्र हो भी, ठीक है? जैसे आपके गाँव में मेला लगता है ना, अलग-अलग गाँव के लोग आते हैं, तो वहाँ पे क्या अलग-अलग देशों के व्यापारी आए हुए थे। ये आपको उस पे लिखना किन-किन चीज़ों का व्यापार हो रहा था, कहाँ-कहाँ से व्यापारी आ रहे थे और ये चीज़ें आपको बस लिखनी है, ठीक है? ये हुंडी वगैरह न याद रहे तो भी आपका काम चल जाएगा अभी। यही थे कि आपके क्वेश्चन 9 ही क्वेश्चन होंगे या फिर इसके अलावा और है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे अभी। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए और तब तक आपका जो कमेंट कर दीजिए कि आपको आज का ये वीडियो है, ये कैसा लगा अभी। पार्ट 2 में आपके इतने ही क्वेश्चन आंसर है, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लगा हो तो मैं फिर से उसको दोबारा रिवाइज़ करा दूँगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और आपको प्लेलिस्ट से पढ़ना है और बाकी सब्जेक्ट आप किसी भी क्लास के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो आप कमेंट करके बताएँ, हम जल्दी से उस सब्जेक्ट को भी शुरू करवाने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगले लेसन के क्वेश्चन आंसर के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।